डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट क्विज, विच वन इज सिस्टम सॉफ्टवेयर इन फॉलोइंग ऑप्शन। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हैं, हमें ये बताना है कि इसमें से सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये दो काइंड होते हैं सॉफ्टवेयर के। सॉफ्टवेयर क्या होता है? इट इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर इज ए प्रोग्राम एंड प्रोग्राम एक्चुअली कंटेन द इंस्ट्रक्शन। अब इस 4 ऑप्शन में MS ऑफिस, पेंट, नोटपैड, कंपाइलर, इन 4 ऑप्शन में सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो यूजर को, जो क्लाइंट को सपोर्ट करता है या उनके सर्विस में कुछ हेल्प करता है, तो उस सॉफ्टवेयर को बोलेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो सॉफ्टवेयर सिस्टम को सपोर्ट करता है। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम होता है कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर को जो सपोर्ट करता है उसे हम बोलेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो MS ऑफिस ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर में MS वर्ड जो वर्ड प्रोसेसिंग का काम करेगा, MS एक्सेल जो एक्सेल शीट प्रोसेसिंग करेगा या वर्कशीट को प्रोसेस करेगा, MS पावर पॉइंट जो प्रेजेंटेशन को प्रोसेस करेगा। तो ये MS ऑफिस इज ए पैकेज ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। पेंट क्या है? पेंट इज आल्सो ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। पेंट हमें अपॉर्चुनिटी देता है कि हम किसी भी शेप को हम यहाँ पर पेंट कर सकते हैं। हमारे पास ब्रश भी होता है तो हम उसे ब्रश भी कर सकते हैं। उसमें रबर भी होता है, उसे हम मिटा भी सकते हैं। डिफरेंट शेप्स के भी आइकॉन रहते हैं, उसे हम सेलेक्ट करके ड्रैग ड्रॉप भी कर सकते हैं। तो इट इज ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नोटपैड, नोटपैड इज ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्यों? क्योंकि ये सॉफ्टवेयर हमें सिंपल टेक्स्ट प्रोसेसिंग के लिए सपोर्ट करता है। तो इसमें कोई भी यूजर प्लेन टेक्स्ट यानी कि जिसमें कोई भी कंट्रोल नहीं होता है वो अपॉर्चुनिटी देता है। जैसे MS ऑफिस में MS वर्ड होता है, तो MS वर्ड और नोटपैड में बहुत अंतर है। MS ऑफिस ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है और इसके अंदर में आपके पास में कंट्रोल्स भी रहते हैं, जैसे बोल्ड है, इटैलिक है, डिफरेंट टाइप के फॉन्ट्स हैं, ठीक है। आप पर्टिकुलर वर्ड के ऊपर कर सकते हैं। नोटपैड में ऐसा नहीं होता है। नोटपैड में आपने जो भी फॉन्ट सेलेक्ट किया है वो पूरे कैरेक्टर या टेक्स्ट या वर्ड पर एप्लीकेबल होगा। तो इट इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये तीनों ही आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हुए। अब बचा चौथा कंपाइलर। तो कंपाइलर बाय डिफॉल्ट हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो कंपाइलर क्या है? कंपाइलर इज ए ट्रांसलेटर जो सोर्स लैंग्वेज को ऑब्जेक्ट लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, और वो ऑब्जेक्ट लैंग्वेज आपका बेसिकली मशीन लैंग्वेज होता है, ठीक है। तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, यस इट इज करेक्ट। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, विच वन इज ए कंप्यूटर लैंग्वेज। तो सबसे पहली बात है कि हमें पता करना है ऐसी लैंग्वेज जो कंप्यूटर पे बनाई जाती है। सेकेंडली, ऐसी लैंग्वेज जिससे हम कोई प्रोग्राम बना सकते हैं, ठीक है। ऐसा हमें नहीं चाहिए कि जिससे हम किसी एप्लीकेशन से एप्लीकेशन बना रहे, ऐसा नहीं। मतलब हमारे पास क्या होना चाहिए? एक कंप्यूटर लैंग्वेज होनी चाहिए। तो देखिए ध्यान से, C और C++ ये है कंप्यूटर लैंग्वेज, ठीक है। ये हाई लेवल लैंग्वेज है। 3 टाइप की लैंग्वेज होती है।
एक हाई लेवल हो गई, मिडिल लेवल हो गई, लो लेवल हो गई। तो C++ हमारी हाई लेवल लैंग्वेज में आती है। C प्रोसीजर ओरिएंटेड है, C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ठीक है। व्हाट अबाउट दिस 3 ऑप्शन? MS एक्सेल, MS एक्सेल ये लैंग्वेज नहीं है, ठीक है ना, इट इज नॉट ए लैंग्वेज, इट इज सपोर्टिंग वर्कशीट प्रोसेसिंग। उस वर्कशीट को प्रोसेस करने के लिए ऑफ कोर्स कमांड होते हैं, ठीक है, उसमें हम कुछ प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं, पर वो पर्टिकुलर एक्सेल से रिलेटेड होगी, हम दूसरी कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो इट इज नॉट ए कंप्यूटर लैंग्वेज। गूगल बेसिकली हमें सपोर्ट कर रहा है रिसोर्सेस को, ठीक है ना, इसमें अभी कंप्यूटर लैंग्वेज को नहीं सपोर्ट कर रहा है। तो गूगल इज नॉट ए नेम ऑफ द कंप्यूटर लैंग्वेज। ऐप है एप्लीकेशन प्रोग्राम, है ना, ऐप का नाम ही एप्लीकेशन प्रोग्राम है, तो ये लैंग्वेज नहीं है। तो इसलिए मैं C और C++ को ही सेलेक्ट करूंगा। ओके, नाउ इट इज करेक्ट। नाउ फुल फॉर्म ऑफ LLL, यहाँ पे हमें समझना है कि व्हाट इज सेंस ऑफ दिस LLL। LLL का सेंस यहाँ पर आ रहा है कंप्यूटर लैंग्वेज के क्लासिफिकेशन से, ठीक है। तो कंप्यूटर लैंग्वेज को हम ब्रॉडली 3 काइंड्स में, कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो लो लेवल, ठीक है, जो डायरेक्टली मशीन पर मशीन के क्लोज रहती है। उसके बाद मिडिल लेवल लैंग्वेज, जिसको हम असेंबली लैंग्वेज बोलते हैं, और तीसरी होती है हाई लेवल, ठीक है। तो ये जो LLL है उसी से कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। तो हमें ये पता है कि इट इज़ ए लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। तो इसमें हमारे पास है लो लाइट लाइन, लो लेवनिंग लैंग्वेज, लो लिमिट लैंग्वेज। तो ये इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं एप्लीकेबल्स है। तो यहाँ पर है लो लेवल लैंग्वेज, तो इसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, एंड ऑफ कोर्स इट इज करेक्ट। नाउ द कंप्यूटर लैंग्वेज कैन बी क्लासिफाइड एज, हाँ यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको पूरी चीज़ें समझा दी गई हैं कि कंप्यूटर लैंग्वेज को हम ब्रॉडली 3 पिलर में क्लासिफाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज मशीन लैंग्वेज, जिसको LLL बोलते हैं, लो लेवल लैंग्वेज। उसके ऊपर होती है असेंबली लैंग्वेज, और उसके ऊपर होती है हाई लेवल लैंग्वेज। तो ये तीनों ही एक्चुअली कंप्यूटर लैंग्वेज को हम इसमें तीनों में क्लासिफाइड करते हैं। किसी को मशीन लैंग्वेज में करते हैं, असेंबली लैंग्वेज में भी करते हैं, और हाई लेवल। तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में हमें ऑल ऑफ द अबव ही सुटेबल रहेगा। तो देखिए, मशीन लेवल लैंग्वेज के लिए ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है। असेंबली लैंग्वेज को रन करने के लिए ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है, और यहाँ पे हमें लगता है असेंबलर। हाई लेवल लैंग्वेज को भी ट्रांसलेट करने के लिए ट्रांसलेटर लगेगा। इसमें हमें इंटरप्रेटर भी लग सकता है और कंपाइलर भी लग सकता है। कंपाइलर आपके प्रोग्राम बाय प्रोग्राम कंपाइल करता है, लेकिन इंटरप्रेटर इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन कंपाइल करता है, ठीक है। तो दिस आर द सम थ्योरी ऑफ द ऑल दिस लैंग्वेजेस, ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्विज के साथ साथ थ्योरी भी समझ रहे हैं, जिससे कि हमारा और भी डीप कंसेप्ट, मतलब डायरेक्टली हम चाहे तो किसी एक को प्रेस कर करके देख सकते हैं कि इसका आंसर क्या है, पर हमें ये ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, उसके पीछे छुपे सॉल्यूशन के लॉजिक को ढूंढना है, ठीक है। नाउ लेट, व्हाट इज मशीन कोड? अब मशीन कोड किस में लिखा होगा? मशीन कोड लिखा है क्या डेसिमल नंबर में, क्या ये हेक्साडेसिमल नंबर में, क्या ये बाइनरी नंबर में? किसमें मशीन कोड लिखा जाता है? तो नॉर्मली इट इज इन द बाइनरी नंबर में होता है, क्योंकि हमारी जो मशीन होती है वो हमारे किस में होती है? बाइनरी डिजिट पे होती है। वो बाइनरी मतलब आपके डिजिटल लॉजिक में होती है। तो बाइनरी में 2 लॉजिक होती है, एक तो 1 फॉर द yes, for the on, for the true, and 0 for the no, for the false, and for the off. तो हमारे पास गेट ऑन होते हैं, ऑफ होते हैं। तो नॉर्मली बाइनरी नंबर पे ही होता है।
उसको हम किसी तरीके से हेक्साडेसिमल में भी लिख सकते हैं। और हेक्साडेसिमल नंबर में बेस होता है 16 और डेसिमल नंबर का बेस होता है 10। ठीक है, तो ये बाइनरी नंबर ज़्यादा सुटेबल है इस कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, मैं ऑल ऑप्शन आर करेक्ट के ऊपर करेक्ट करता हूँ, पर ये सही नहीं है। हम इसको बाइनरी नंबर पर ही सेलेक्ट करेंगे, तो ये सही निकला। नाउ टोटल सिंबल इन बाइनरी नंबर। तो अभी हमने देखा ऊपर वाले क्वेश्चन में बाइनरी में 2 स्टेट होते हैं, 2 नंबर होते हैं और इसका बेस 2 होता है और उसमें सिंबल 0 और 1 होता है। तो यहाँ पर बाइनरी नंबर में कितने सिंबल पूछ रहे हैं? 2 होंगे, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, नाउ बाइनरी नंबर सिस्टम इज ए सेट ऑफ सिंबल। अब इसके अंदर 2 सिंबल तो होते हैं, पर कौन से होते हैं वो यहाँ पर हमको नॉलेज पूछ रहे हैं। तो इट इज 6-8 हो सकता है क्या, 4-7 हो सकता है, 1-0 ही होगा, 1 फॉर द ऑन एंड 0 फॉर द ऑफ। तो मैं इसी को सेलेक्ट करूंगा, नन ऑफ द एबोव गलत है, तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, ये सही है। नाउ बाइनरी नंबर ऑफ 12। अब बाइनरी नंबर ऑफ 12 क्या है? डेसिमल नंबर है। तो इसका बाइनरी नंबर क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपको दिए गए हैं, हर एक का ऑप्शन के कुछ ना कुछ तो डेसिमल नंबर होगा ही। तो यहाँ पर आपको कन्वर्ट करना है इस बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर से। तो देखिए ये जो नंबर है सबसे छोटा नंबर है इन सब में छोटा नंबर क्या है? ये, दैट इज द 3। इसको हम 3 बोलेंगे क्योंकि ये 1 है, ये 2 है, तो 2 + 1 3 हो गया। ठीक है, तो 1 के बाद 2 आ जाता है और 3 हो जाता है, और 3 के बाद क्या होगा आपका? दैट इज द 4 हो जाएगा। तो अगर इसको मैं देखूं तो ये 4 है, तो यहाँ पर ये 4 हो जाएगा, ये 1 होता है, ये 2 होता है और ये 4 होता है। ठीक है ना, 4 के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा? तो यहाँ पर आ जाएगा आपका दैट इज द 16। ठीक है ना, ये 8 आ जाएगा यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? 8 आएगा, 2 to the power 4। तो 2 to the power 4 कितना होता है? 8 होता है। तो दिस इज 8, दिस इज पोजीशन ऑफ 4। तो 8 4 12, मेरे ख्याल से ये सही होना चाहिए। ये आपका नंबर कितना कहला रहा है? ये कहला रहा है आपका, तो ये 8 हो गया और ये 2 हो गया, तो ये आपका 10 बन गया। और ये लास्ट नंबर कितना है? 1 + 2 3, 3 प्लस आपके 4, 4 3 7 और 8 7 15। तो ये टोटल आपका 15 हो गया। ठीक है ना, इट इज ए 15। तो ये मेरे ख्याल से सही होना चाहिए, जिसको हम 12 बोलते हैं। तो यस, इट इज करेक्ट। ओके, नाउ व्हाट विल बी द डेसिमल नंबर ऑफ इट? इसका डेसिमल नंबर क्या है? तो इसका डेसिमल नंबर थोड़ा बड़ा है, आप निकालेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो देखिए इसमें 0, ये 0 का 1 हो गया, तो 1 है ही नहीं, तो यहाँ 2 होगा, तो 2 के बाद 0 हो गया, ये भी गया। इसके बाद आपका 8, तो 8 + 2 ये तो 10 हो गया। ठीक है ना, अब यहाँ तक तो ये 10 है, 10 के बाद होता तो ये आपका कितना होता? 2 to the power 5 हो जाता है ये, तो 2 to the power यानी 16 हो जाता है ये, है ना। 16 नहीं होके 2 to the power 6 है, तो 2 to the power 6 कितना होगा? 32। 32 + 2 कितना होना चाहिए? 32 + 10 कितना होगा? 42। तो ये 42 होना चाहिए। तो चलिए इसको चेक करते हैं। 22 नहीं है, 52 नहीं है, 32 नहीं है, लास्टली 42 है। ठीक है, तो लाइक दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हाउ वी विल गेट दिस वन। ओके, नाउ यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है, क्या बोलते हैं इसको? 1 मिनट सोचिए, क्या बोलेंगे इसको? इट इज़ ए बीट वाइज ऑपरेटर। ठीक है ना, ये बीट वाइज ऑपरेटर है। यहाँ पे हमें 12 और 14 का बीट वाइज करना है। तो 12 का पहले बाइनरी नंबर करना पड़ेगा, फिर 14 का बाइनरी नंबर करना पड़ेगा, और उसके बीच में फिर एंड गेट से उनको ऑपरेट करना पड़ेगा। तो 12 का मतलब देखिए हमने यहाँ पर देखा ही था, जो 12 का मतलब ये है 1 1 0 0 है, और 14 कितना हो जाएगा? 12 +
2 यानी 14 हो जाना चाहिए, यानी कि 1 1 1 का कंसेप्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 1 1 1 का कंसेप्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर 14 कितना बना? 1 1 1 0 बना। अब इस 1 1 0 को और 1 1 1 0 को हम ऐड करेंगे। तो सबसे पहले 0 0 कितना होगा? 0 0 1 कितना होगा? 0 1 1 कितना होगा? 1 1 1 कितना होगा? 1। तो अल्टीमेटली आंसर कितना मिला? आंसर मिला 1 1 0 0। तो जब आप इस ऑपरेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको x में मिलना चाहिए 1 1 0 0, और हमको पूछा हुआ आंसर है किसमें? ये पूछा है डेसिमल में। तो यहाँ पे हमें 1 0 1 0 का है ना, 1 1 0 का 1 1 0 0 का हमें डेसिमल नंबर निकालना है। तो ये होगा हमारा 12। ठीक है, आप दूसरों को देख लीजिए, 12 14 तो कभी नहीं होगा, 26 भी नहीं होगा, 14 भी नहीं होगा, ये 12। ओके, तो दिस आर द आंसर ऑफ योर क्विज 7। तो इसको थोड़ा सा लॉजिकली आप करेंगे तो शायद जल्दी समझ में आएगा आपको, अदरवाइज तो 4 बार आपको प्रेस करना है और आपको एक आंसर मिल जाना, आप भूल जाओगे। आपको जब तक थ्योरी नहीं समझ में आएगी तब तक आपको ऐसा करने में कभी भी जानकारी या अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती है। ओके, तो टुडे हमने समझा कि किस तरीके से 7th क्विज को हमें सॉल्व करना है, और हमने 10 क्वेश्चन को बहुत बारीकी और डीपली समझा है। ओके, तो थैंक यू टू ऑल, गुड डे।